स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूं अध्याय 14 हमारे इतिहास का। ये हमारा कक्षा 6 का लास्ट चैप्टर है। आज इसमें इसे बिल्कुल आसान भाषा में ख़त्म कर दूंगी एकदम। चलिए स्टार्ट करती हूँ हमारे इतिहास का। ठीक है, हम केपी जायसवाल एवं एस हो आलतेकर। ठीक है, करीम का सवाल पटना जिला स्थित मध्य विद्यालय अकबरपुर के बच्चे पटना में कुम्हरार मौर्यकालीन अवशेष है। ठीक है, घूमने आए थे। कुछ बच्चे की नज़र जो है चमकीले लाल पत्थर के स्तंभ पर पड़ती। एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा, सर क्या यह अशोक का वही स्तंभ है जिसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं? शिक्षक ने कहा, हाँ, यह खुदाई से निकला है। तपाक से करीम ने पूछा, यह खुदाई किसके द्वारा और क्यों कराई गई थी? है ना। शिक्षक ने करीम की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, इतिहासकार खुदाई में मिले इन्हीं अवशेषों के आधार पर जो है हमारे अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। आइए अब अध्याय 14 में बिहार के दो ऐसे महान इतिहासकार के बारे में जानेंगे। काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, 1882 से 1937। काशी प्रसाद जायसवाल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि पटना थी। ये पेशे से अधिवक्ता अर्थात वकील थे, लेकिन इनकी ख्याति जो है भारतीय इतिहासकार संस्कृति के महान विद्वान के रूप में ज़्यादा हुई है। हिंदू राजतंत्र, प्राचीन भारतीय राजतंत्र पर इनके लेखों पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी। कई पुराने विचार समाप्त हुए। काशी प्रसाद जायसवाल के आर्थिक स्थिति बचपन में अच्छी नहीं थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही लंदन मिशन, आजकल बाबूलाल जायसवाल हाई स्कूल में हुई है। ठीक है, इनके व्यक्तित्व एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इनका मन पैतृक व्यवसाय में नहीं लगा, तब इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई की और इच्छा व्यक्त की। ठीक है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। अगले वर्ष बैरिस्ट्री में भी पास की। लंदन में ही इनका संपर्क श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल सावरकर आदि से हुआ। 1910 ईस्वी में स्वदेश लौटकर कलकत्ता में इन्होंने वकालत शुरू की। आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने लगे, परंतु क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्हें सरकार ने पद त्याग करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर 1919 में इनसे पटना विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय पुरातत्व और संस्कृति विभाग का रीडर बनने का आग्रह किया गया। अंततः पारिवारिक आवश्यकताओं एवं सरकार की गलत नीतियों के कारण इन्हें विश्वविद्यालय छोड़कर वकालत से अपनी जीविका चलानी पड़ी। ये हिंदू कानून के मर्मज्ञ एवं आयकर के विशेषज्ञ वकील थे। अपनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद प्राचीन भारतीय इतिहास और शोध कार्य करते रहे। जायसवाल साहब पुरालिपि और प्राचीन मुद्रा के ज्ञाता थे। ये अपनी जेब में अनपढ़ा प्राचीन सिक्का भी रखते थे ताकि फुर्सत के क्षण में इसे पढ़ा जा सके। मनु और याज्ञवल्क स्मृति पर कई शोध कार्य करके इन्होंने हिंदू कानून पर मर्मज्ञता हासिल की। जायसवाल साहब बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य। इस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका के आजीवक संपादन भी रहे। पटना संग्रहालय की स्थापना भी इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। इस संग्रहालय का भवन मुगल राजपूत कला का सुंदर उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद को भी इन्होंने स्थापना की। ये कई समितियों के सदस्य रहे और एवं कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये काफ़ी निर्भीक और मिलनसार व्यक्ति थे। इनके साथ राहुल सांकृत्यायन, रविंद्रनाथ टैगोर एवं रामधारी सिंह दिनकर काफ़ी नज़दीकी संबंध थे। ये कई सम्मेलन संस्थाओं के सदस्य एवं अध्यक्ष रहे। 1924 से इनकी पुस्तक हिंदू पॉलिटी प्रकाशित हुई। इस पुस्तक से इन्होंने भारतीय इतिहास को देखने के नजरिए में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करते हुए साबित किया कि भारत प्रजातांत्रिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही थी। इन्होंने अकाट्य तर्क दिया कि प्राचीन भारत में निरंकुश राजतंत्र नहीं था, बल्कि संवैधानिक उत्तरदायी राजतंत्र था। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में प्रजातंत्र का विवरण और दूसरी भाग में राजतंत्र का विवरण है। केपी जायसवाल की दूसरी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 से लेकर 350 ईस्वी तक 1930 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में कुषाण साम्राज्य के अंत और गुप्त साम्राज्य के बीच की अवधि पर प्रकाश डाला गया। इन्होंने साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख एवं सिक्कों के आधार पर गुप्त साम्राज्य के पूर्व नाग एवं वाकाटकों के इतिहास पर प्रकाश डाला। 1934 में प्रकाशित एवं इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से ही इन्होंने नेपाल के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। मुद्रा शास्त्र पर भी इन्होंने कई शोध कार्य किए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने गंगा घाटी की बहुत सी मुद्राओं का विवेचन किया। इन्होंने कुछ मुद्राओं का संबंध मौर्यों की स्थापित कर नए विचार का प्रतिपादन किया। आज भी आलोचनाओं के बावजूद मान्य है, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन में जायसवाल साहब का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है खारवेल के अभिलेख संबंधी में सुलझाना है, ठीक है, विवाद को सुलझाना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अशोक के अभिलेख एवं राज्यरोहण की तिथि, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति तथा भुवनेश्वर मंदिर के अभिलेखों का संपादन, अयोध्या का शुंग अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मोहरों का अध्ययन एवं तथा अनेक अभिलेखों का तिथि क्रम के अनुसार उनकी व्याख्या प्रस्तुत कर इतिहास का लेखन को सुगम बनाया है। डॉक्टर जायसवाल परंपरावादी इतिहासकार नहीं थे। इन्होंने इनके अंदर पश्चात इतिहासकार की तरह वैज्ञानिक दृष्टि थी। इनके इतिहास लेखन में अधिवक्ता की पद्धति हावी थी। ये ऐतिहासिक घटना के सभी पक्षों एवं कारणों की समीक्षा के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। इन्होंने स्मिथ के विचारों का खंडन साक्ष्यों के संतुलित उपयोग के आधार पर किया। ये इतिहास लेखन में स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचते थे। अब जो है काशी प्रसाद जायसवाल के इतिहास के लेखन में हिंदू विचार, दर्शन, धर्म, शासन, गणराज्य एवं सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इनके इतिहास लेखन में मौलिकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी जो झलक मिलती है, जो भारतीयों को सदैव गौरवान्वित, ठीक है, करता रहेगा। इन्होंने विपरीत परिस्थिति परतंत्र भारत में जितना कार्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में किया है वह अत्यंत सराहनीय है, ठीक है। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर, ठीक है, डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने पर इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। ये काशी प्रसाद जायसवाल के शोध संस्थाओं के संस्थापक, निदेशक और राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य भी थे। डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय में योगदान के पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। इन्होंने वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए वैशाली का अंधकार युग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। इन्होंने वैशाली की खुदाई कर भगवान बुद्ध के शरीर अवशेष, ठीक है, स्तूप को दुनिया के सामने लाया। अल्तेकर द्वारा किए गए कार्यों का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। बिहार के राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार थ्रू द एजेस के प्रकाशन में डॉक्टर अल्तेकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पुस्तक बिहार की गरिमा को रेखांकित करने में काफ़ी सफल रहा है। डॉक्टर अल्तेकर बिहार सरकार के अनुरोध पर बिहार का संपूर्ण इतिहास लिखने की योजना बना रहे थे कि इनका असामयिक निधन हो गया। इनकी योजना के बाद इतिहासकारों ने पूरा किया। डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद KP जायसवाल के शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक बने और जीवन पर्यंत रहे। डॉक्टर अल्तेकर जो है न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी सहित कई संस्थानों के अध्यक्ष और सदस्य रहे एवं कई पत्र पत्रिका संपादन किया। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ने अपने भवन का नाम ही अल्तेकर भवन रखा। डॉक्टर अल्तेकर छात्र जीवन से ही प्रतिभा संपन्न और अत्यंत मेधावी थे। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में संस्कृत में चांसलर मेडल प्राप्त किया। LLB के लिए लॉरेंस जेकिंस स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। इनकी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृति विभाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में हुई। इन्होंने राष्ट्रकूट के इतिहास पर जो है DR बनर्जी के निर्देशन में डी लिट की उपाधि धारण की है। इनका शोध प्रबंध पुराभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था। इनके कारण इनकी ख्याति इतिहासकार के रूप में फैली। अपने अथक प्रयास से इन्होंने 21 पुस्तक और लगभग 200 शोध पत्र प्रकाशित कराया। मुद्रा शास्त्र इनकी रुचि और विशेषज्ञता ने पटना विश्वविद्यालय को गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से समृद्ध कर दिया।
स्वतंत्रता के पूर्व इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में इन्होंने अब उनकी पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए 1000 मुद्रा का पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार ग्रहण करते वक्त इन्होंने कहा था कि मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी की सेवा की, आर्थिक लाभ के लिए नहीं। ठीक है, मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी की सेवा की है, आर्थिक लाभ के लिए नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इन्हें अगाध प्रेम था, हिंदी के प्रति जो था अगाध प्रेम था। इन्हें 1954 के अमेरिका में अतिथि व्याख्याता के रूप में बुलाया गया। इसी वर्ष संस्कृति के व्याख्यान देने वेस्ट इंडीज़ भी गए थे। डॉक्टर अल्तेकर जो इतिहास के लेखन की किसी बात से नहीं बंधे हुए थे, ये प्रत्यक्ष क्षण व्यस्त रहने में विश्वास रख करते थे, जिसके कारण इन्हें हर बरिया भी कहा गया। इनका मानना था कि जब किसी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो जाए तो इसे प्रकाशित कर देना चाहिए। इन्हें संवारने का कार्य नए शोध प्रज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। अल्तेकर के शोध का आधार मूलतः साहित्यिक स्रोत था, लेकिन ये पुराभिलेखों एवं मुद्राशास्त्र के भी ज्ञाता थे। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने बिहार में सर्वाधिक कार्य किया। अल्तेकर रूढ़िवादी नहीं थे, नारियों के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार था। नारियों की दशा पर इनके द्वारा रचित पुस्तक से यह साफ पता चलता है कि इनके गाँव में घटित सती की घटना ने काफ़ी प्रेरित किया था। इन्होंने इलाहाबाद के लीडर पत्र में एक लेख छपवाया कि जिसमें यह साबित किया गया कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। यह लेख उसी समय प्रकाशित हुआ जब एक शूद्र लड़की BHU के प्राच्य विभाग में अध्ययन करना चाहती थी। इस कारण इस लेख की चर्चा काशी में खूब हुई। डॉक्टर अल्तेकर पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा संग्रहित पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए काफ़ी मेहनत किया। इस कार्य में इन्हें बलदेव मिश्र का जो है अपेक्षित सहयोग मिला। इनके संबंध के जगदीश चंद्र माथुर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं अक्सर ताज्जुब करता था कि डॉक्टर अल्तेकर अपने सभी ग्रंथ भारत में ही क्यों छुपवाए, जबकि उनकी इतिहास विषय रचनाएं विश्वस्तरीय थी। क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रकाशित ग्रंथों की जो प्रतिष्ठा थी वो भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। क्या डॉक्टर अल्तेकर इस बात को नहीं समझ सके? एक बार पूछने पर उन्होंने कहा, बहुत पहले जब राष्ट्रीयता का दौर आया तभी मैंने ये संकल्प लिया था कि इंग्लैंड में अपनी पुस्तक नहीं छपवाऊँगा। आखिरकार इतने लोग महंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर क्यों खादी को अपना रहे थे? मैं अपने ग्रंथों को तो देसी रूप दे सकता हूँ। हालांकि अब परिस्थिति बदल गई है, लेकिन संकल्प को कैसे तो ठीक है। डॉक्टर अल्तेकर राष्ट्र प्रेम से सदैव अभिभूत रहते थे। वे खादी का वस्त्र भी धारण करते थे। इनका जीवन बिल्कुल सादा था। ठीक है, अब चलिए ये समाप्त होता है हमारा ये कक्षा 6 का इतिहास। अब नेक्स्ट जो है मैं कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक लेकर आऊँगी। आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।